हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी हम जो है हमारे 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें हम 30 एमसीक्यूज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो आज के 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम अपने मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को कर रहे हैं, प्लस हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, प्लस हमारा जियोग्राफी का भी पोर्शन है एंड पॉलिटी का भी। इन सब का पोर्शन है हमारा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है हमने इन सब से लिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो इंडिया में आते हैं वो किन की कस्टडी में होते हैं? वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर प्राइम मिनिस्टर राहत कोष की? जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जो है एनपीए के बारे में रोज़ जो है अपनी लाइफ में सुनते हैं। अब इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? ये एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेगोशिएबल एंड प्रेफरेंशियल असेसमेंट, नेट परफॉर्मिंग एवरेज, या नॉन प्रेजेंटेबल एप्लीकेशन? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन इन ईच स्टेट? बैंकिंग का जो ओम्बड्समैन है वो हर एक स्टेट में कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट करता है? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओम्बड्समैन जो है वो करप्शन रिलेटेड चीज़ों को देखता है। ओम्बड्समैन जो है सबसे पहले स्वीडन में ओरिजिनेट हुआ था 1809 में। इस पे मैंने अपना शॉर्ट जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, या फिर चेन्नई में? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉरी मुंबई। ये नाबार्ड जो है ये फॉर्म्ड हुआ था 1982 में। ठीक है, मुंबई जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इक्लोज्ड इकॉनमी। वो कौन सी इकॉनमी होती है जहाँ पे क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, डेफिसिट फाइनेंशियल होता है, एक्सपोर्ट टेक प्लेस होता है, या फिर कुछ भी नहीं होता, ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? ना ही एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड इन बाय। फिजिकल पॉलिसी है जो इंडिया की, वो किसने फॉर्मुलेट की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, प्लानिंग कमीशन ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, सिक्योरिटी बोर्ड, या फिर सेबी ने? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिजिकल पॉलिसी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करती है। ओके, हु इज द कॉल्ड द पॉइनर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिमल जलन, या पी चिदम्बरम? देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जब हम इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी। तो एलपीजी रिफॉर्म्स किसने लाई थी? तो वो लाई थी हमारे मनमोहन सिंह ने। मॉ स्केल, एक मॉ स्केल है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इज यूज टू इंडिकेट द, किसके लिए इंडिकेट किया जाता है? डिग्री ऑफ बिटरनेस ऑफ सब्सटेंस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, डिग्री ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल? मॉ स्केल क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? ये डिग्री ऑफ हार्डनेस, मिनरल्स जो हैं उसकी हार्डनेस कैसी है, वो कितना हार्ड है, उसको चेक करने के लिए मॉ स्केल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्लू मून। ब्लू मून एक फिनोमिना है, यहाँ पे मैंने मून भी बना दिया है। ब्लू मून जो है एक फिनोमिना है, वो कब अकर होता है? जब 2 फुल मून होते हैं सेम मंथ में, जब 4 फुल मून होते हैं 2 कंसेक्यूटिव मंथ में सेम कैलेंडर ईयर में, या 2 फुल मून अपेयर होते हैं सेम मंथ में थ्राइस
इन ए कैलेंडर ईयर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो जो ब्लू मून है वो होता है टू फुल मून अकर इन द सेम मंथ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए ब्लू मून के साथ आपको सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछते हैं। नेक्स्ट है इक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेना। इक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेना। सो आपने इस बार देखा होगा कि जेकेपीएसआई के हमारे एग्जाम्स हुए थे, उस पर जो है एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड एक स्टेटमेंट दी जाती थी, बोला जाता था ये किस फिनोमेना से होती है। जैसे एक पूछा गया था कि स्टार्स जो हैं वो ब्राइट क्यों होते हैं, एक पूछा गया था कि अगर सूरज नहीं होता या फिर एटमॉस्फेयर से हम अर्थ से अगर बाहर जाएंगे तो हमारी अर्थ किस तरीके से दिखेगी, ब्लैक होगी या ऐसे। उस तरीके के जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इक्लिप्स अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन या डिफ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। सो यहाँ पे हमारे अब ज्योग्राफी के एमसीक्यूज भी शुरू हो जाते हैं। सॉरी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज ऊपर से शुरू हो गए। ओके, ज्योग्राफी के एमसीक्यू, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक, वैली ऑफ 10,000 स्मोक जो है वो किस वॉल्केनो के एरिया को नाम दिया गया? माउंट मौना लोआ ऑफ हवाई, पिंताम्बू ऑफ फिलिपिन, पेले इन द कैरेबियन सी, या कटमाई इन अलास्का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, किटमाई इन अलास्का जो है उसको वैली ऑफ 1000 स्मोक बोला जाता है। सो वैली ऑफ 1000 स्मोक, कटमाई इन अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वोल्केनो, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है, कौन सा ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है? वोल्केनो, एमा, स्ट्रोम्बोली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है? तो वो है हमारा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। द रिंग ऑफ फायर, जिसने 68% जो है अर्थ क्यूब एरिया अकरिंग ऑफ द अर्थ, तो वो कहाँ पे है? जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, या आर्टिक ओशन में? तो वो है हमारा पैसिफिक ओशन में। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 38 पैरेलल सेपरेट किसको करती है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, चाइना, टिबेट, एशिया, या फिर यूरोप? सो 38 पैरेलल लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 17 पैरेलल लाइन सेपरेट किसको करती है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ एंड साउथ यमन। तो 17 पैरेलल लाइन जो है वो सेपरेट करती है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को। ओके, कंसिडर, अब हमारे पॉलिटी के सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जीरो और, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन और, या शॉर्ट ड्यूरेशन और। कितने मेंशन किए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? इनमें से जो मीटिंग्स और होते हैं वो कितने किए गए? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3 तरह के मोशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, जीरो और है, क्वेश्चन और है, शॉर्ट ड्यूरेशन और है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रेडियल ड्राइनेज जो पैटर्न है इनमें से कौन सा है? उसके एग्जाम्पल। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? इनमें से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल क्या है? शिवालिक है, विंध्या रेंज है, गिर हिल्स है, या अराविल हिल्स है? तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि ड्रेनेज पैटर्न जो है वो इंडिया में किस प्रकार के हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें, एक होता है डेंड्रियाटिक, डेंड्रिटिक जो पैटर्न है ड्रेनेज पैटर्न, वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। जैसे कि ये एक मेन रिवर लाइन है, सो इसको जो है बाकी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही है, तो ये जो है एक ट्री की तरह फैली हुई है। डेंड्रियाटिक जो है वो एक ट्री की तरह फैली हुई है। जैसे एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं, जैसे ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के साथ गोमती, गंडक, घाघरा मिल रही है। यहाँ से सन, ये यमुना,
दामोदर मिल रही है। तो ये जो है ये ब्रांचेस, यानी कि ये एक ट्री है तो इसकी ब्रांचेस की तरह मिल रही है। तो ये कौन सा बताती है? डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक बताती है, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक पैटर्न बताती है। तो अगर हम बात करें डेंड्रिटिक, अगर आपसे पूछे तो इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी हमारी आ जाएगी गंगा आ जाती है हमारी। इंदस रिवर आपको पता है, इंदस जो है मेन रिवर है, उसके बाद उसके साथ झेलम, रावी, ब्यास आके मिलते हैं, तो वो भी क्या एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही बनाती है, तो वो भी हमारी डेंड्रिटिक जो है वो बन जाएगी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। महानदी भी है, ओके, कावेरी, कृष्णा, ये सब कौन सी है? डेंड्रिटिक में आ जाती है। अगर हम सेकंड बात करें, हमारी सेकंड आ जाती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो जो है एक, जैसे सपोज करो कि एक वॉल्केनो की तरह होता है। जैसे ये वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ से जब लावा आता है यहाँ भी गिरता है, यहाँ भी गिरता है, यहाँ भी गिरता है, यहाँ भी गिरता है, इस तरीके से जो है वो गिरता है। तो ये जो है एक ही मेनलैंड होता है। रेडियल में क्या होता है कि एक हिल से जो रिवर ओरिजिनेट होता है और नीचे गिरता है और हर एक डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। किसी हिल से एक रिवर ओरिजिनेट होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, और वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, एक आ जाता है हमारा अमरकंटक प्लेट्यू, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा एक अमरकंटक प्लेट्यू, जिसमें कौन कौन से रिवर निकलते हैं? नर्मदा, महानदी और सन रिवर। सेकेंड अगर हम बात करें, एक आ जाता है गिर हिल्स। गिर हिल्स कहाँ पे है? हमारा गुजरात में है, ये भी हमारा रेडियल पैटर्न में आ जाता है। और एक आ जाता है हमारा मिखीर हिल्स, ठीक है, जो भी हमारा असम में, जहाँ जो कि रेडियल पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम बताता है। तो इसमें जो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है एक और आ जाता है ट्रेलिस। ट्रेलिस जो है एक मेन रिवर एंड होगी, उसके साथ आके बाकी जो है परपेंडिकुलर उस रिवर के साथ मिलना शुरू हो जाएगी, तो वो हो जाता है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस जो है वो हमारा होता है कि एक मेन रिवर होता है, एक प्राइमरी रिवर होता है, तो उसके साथ सेकेंडरी रिवर्स जो है वो आके मिल जाती है, बट मिलती किसे? राइट एंगल, जो कि हमारा है छोटा नागपुर माउंटेन्स में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट हमारा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में अगर आपसे पूछे कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि वाटर हर जगह से डायरेक्शन से आता है। जैसे यहाँ से भी वाटर आएगा, यहाँ से भी आएगा रिवर, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, हर जगह से आएगा, तो इस सेंटर में आके वो गिर जाएगा, ठीक है। एक ऑल डायरेक्शन से आके एक डिस्पर्शन में गिर जाएगा, ठीक है, इन लेक और डिस्पर्शन, और इस पैटर्न को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। कि सेंटर, देखो आप सेंटर से भी याद कर सकते हो कि वो पानी जो है वो सेंटर में आ गया है पूरी जगह से गिर के। अगर सेंट्रीपिटल के आपसे एग्जाम्पल पूछे तो वो है हमारी लोकटक लेक, और लोकटक लेक कहाँ पे है? हमारी मणिपुर में। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि रेडियल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रीपिटल सिस्टम क्या होता है। तो रेडियल पैटर्न जो है वो हमारा गिर हिल्स में, विंध्या रेंज माउंटेन जो है ये आ जाता है हमारा, ये हमारा आ जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज बायोचर? बायोचर क्या है? एक पेस्टिसाइड है, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर है, चारकोल प्रोड्यूस फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल या फॉर्म ऑफ केमिकल फाउंड इन द सॉइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। बायोचर है चारकोल फॉर्म है जो कि हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर को हीट करके ही बनाया जाता है। चलिए, विच फ्रीडम फाइटर 1910 में वो पुडुचेरी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी डेथ तक वहीं रहे और वहाँ पे एक आश्रम बनाया। तो वो कौन थे? अरबिंदो घोष, रामाकृष्ण घोष, महात्मा गांधी या ललिता घोष? तो वो थे हमारे अरबिंदो घोष। चलिए नेक्स्ट जो है, हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स, जो कि 5 एमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज हैं। तो ईस्टर डॉफलो ने, अमर्त्य सेन ने, जिम ओ'नाइल ने या जोसेफ ने? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज जिम ओ'नाइल। ब्रिक्स की फुल फॉर्म बताइए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2010 में इसको ज्वाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक शाहजहांबाद एक न्यू कैपिटल बनाई और वो किसने डिज़ाइन की थी इनमें से? गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने, जहां आरा ने या फिर नूर जहां ने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे केएस का, ठीक है। तो शाहजहानाबाद जो न्यू कैपिटल बनी थी चांदनी चौक में, वो किसने डिज़ाइन की थी? तो वो की थी जहां आरा ने। जहां आरा ने इसको डिज़ाइन किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा कमांडर है
जिसने मुगल आर्मी को बैटल ऑफ सराय घाटी में हराया ऑन द बैंक रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? राजा राम सिंह ने, सहूगुमंग ने, त्रियोत सिंह ने या लचित बोकरूपान ने? तो ये जो है ये है लचित। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इनमें से आइडेंटिफाई करना है पार्लियामेंट्री क्लोजर मोशंस हैं उनको, और बताना है कि इनमें से कौन सा सही डेफिनेशन है इनकी। चलिए पहले हम बात करते हैं सिंपल क्लोजर की। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स एंड कंगारू क्लोजर एंड गॉलेटिन क्लोजर, इन सब क्लोजर्स जो हैं, जो इन क्लोजर्स का मतलब क्या है? सिंपल क्लोजर जो ये इमोशंस जो पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसका मतलब क्या है? पहले अगर हम बात करें कि मोशन क्या होता है, एक कट शॉर्ट डिबेट की जाती है अबाउट द मैटर इन द पार्लियामेंट। एक मैटर जो है मोशन होता है कि मतलब कोई भी डिबेट करना पार्लियामेंट में, उसको हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, अगर मोशन जो है दोनों हाउस से पास हो जाता है, देन वो जो डिबेट है उसको हम रोक देते हैं और उसके बाद उस डिबेट में वोट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है उसका रिजल्ट आ जाता है कि वोटिंग जिसके हिस्से में ज़्यादा आई, तो वो जो जिस बात पे डिबेट हो रही थी, या एक पक्ष जीतेगा या दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स वाले अलग है एंड वाई वाले पक्ष अलग है, इनकी अलग डिमांड है, इनके अलग डिमांड है, दोनों। उसके बाद इस पर डिबेट की जाएगी। डिबेट करने के बाद, इसके बाद डिबेट जैसे ही एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो डिबेट, उसके बाद जो है वोटिंग होगी। ठीक है, तो वोटिंग जिसके फेवर में होगी वो जो पक्ष है वो जीत जाता है। तो ये पार्लियामेंट में किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोजर मोशन की। इट इज वन व्हेन ए मेंबर मूव स्टार्ट द मैटर हैज बीन सफिशिएंटली डिस्कस एंड बी पुट टू वोट। इसमें क्या होता है, जब एक मेंबर बोलता है कि अब इस मैटर को हमने काफी डिस्कस कर लिया है, चलिए अब हम इसको वोटिंग कर लेते हैं। वो मैटर कुछ भी हो सकता है, तो वो सिंपल क्लोजर है। चलिए, हाँ जी, क्या पता है ठीक हो। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ओनली इंपॉर्टेंट डिस्कस आर टेकन अप फॉर द डिबेट एंड वोटिंग फॉर इंटरवीन क्लॉज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। अब सेकंड वाले में पूरा है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ा जाता है डिबेट में, उसके बाद उसको वोटिंग के लिए भेजा जाता है और बाकियों को स्किप किया जाता है और उसको बाद में पास कर लेते हैं। कि जैसे एक मैंने डिबेट हो रही है किसी चीज़ पे, अब वो डिबेट जो है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेस को ही पढ़ेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे, तो उसको वोटिंग के लिए बाद में भेज देंगे। भाई बाकी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने पढ़ लिया, अब जय सब क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। थर्ड हम कंगारू के बारे में पढ़ते हैं। कंगारू, क्या कंगारू में ये होता है, इसके इसमें लेंदी रेजोल्यूशन होता है और इसको फिर ग्रुप पार्ट में, यानी कि एक बहुत ज़्यादा, जैसे हम किसी के बारे में बात करें, कोई एक डिबेट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक तरीके से उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि पहले हाफ में इतना पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ में इतना पढ़ेंगे, थर्ड हाफ में इतना पढ़ेंगे एंड देन फोर्थ हाफ में हम इतना पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, गोलेटिन की। गोलेटिन क्लोजर क्या होता है, इट इज़ वन व्हेन डिस्कस्ड अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ ए बिल। कुछ अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ ए बिल जो है, ये रेजोल्यूशन जो है उसको वोटिंग के लिए दिया जाता है अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन, क्योंकि टाइम की कमी होती है इसी वजह से। चलिए इनमें से स्टेटमेंट एक ही सही है, दो सही है, तीन या सारी सही है? अब बात करते हैं इसमें से कौन सी सही है। सिंपल क्लोजर की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जब कोई मैटर पूरी तरीके से डिस्कस किया जाता है हाउसेस में, उसको वोटिंग के लिए भेजा जाता है। हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट वाली हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। कंगारू वाला भी बिल्कुल गलत है, गोलेटिन सही है, यानी कि हमारी ओनली टू स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगर हमने बता दिया कि ऑप्शन बी सही है, तो फिर कंगारू क्लोजर और क्लोजर बाय कंपार्टमेंट होता क्या है। चलिए इनमें हम बात करते हैं कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑप्शन जो सी वाला है कंगारू, वो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में लेंदी अगर कोई डिबेट होती है, उसको डिवाइड किया जाता है, ग्रुप किया जाता है कि आज हम इतना डिस्कस करेंगे, कल इतना, परसों इतना, इस तरीके से जो है डिबेट को रखा जाता है। उसके बाद उसको होल्ड करके एक बारी मतलब पूरा उसको कंपाइल करके देन उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है, तो वो आ जाता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ठीक है, कि एक लेंदी रेजोल्यूशन होगा, उसको बाद में ग्रुप किया जाएगा और देन उसके बाद उसको पास किया जाएगा। कंगारू, कंगारू क्लोजर क्या होता है। कंगारू क्लोजर देखिए, कंगारू जैसे उछलता है ना, जैसे स्किप करता है,
वैसे ही इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेस को ही पढ़ा जाएगा। देखिए कंगारू से आप याद कर सकते हैं कि स्किप, स्किप को याद कर लो ना, सब याद हो जाएगा आपको। बाकी चीज़ें आपको इतने लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कंगारू स्किप करता है तो स्किप को पढ़ लो। कंगारू जो है, कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद जो क्लॉजेज नहीं पढ़े हैं उनको स्किप किया जाता है, देन उसके बाद उससे बिल को पास कर देंगे, देन उसके बाद उस पर वोटिंग हो जाएगी। कंगारू स्किप याद रखना। चलिए पहले क्या होता है, सिंपल क्लोजर में बिल को पास कर दिया, पढ़ लिया सफिशिएंटली, काफ़ी है इतना, वोटिंग कर ली। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसको ग्रुप में डिवाइड कर लो। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद इस पर क्या हो जाता है, डिबेट होती है, डिबेट के बाद इसमें वोटिंग होती है, ये हमारा ख़त्म। कंगारू में क्या होता है, कंगारू में क्या होता है, कंगारू में स्किप किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उसको पढ़ेंगे, बाकी इनको स्किप कर लो। गॉलेटिन क्लोजर क्या होता है, इसमें जितने भी अनडिस्कस्ड मैटर होते हैं, अनडिस्कस्ड मैटर है उसको डिस्कस मैटर के साथ ही रखा जाता है ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। तो इसमें यानी कि क्या हो गया हमारा, दो ही स्टेटमेंट, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सिर्फ करेक्ट है। सो लास्ट ईयर के हम अगर केएस के पेपर देखें तो उसमें जो है पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। पार्लियामेंट से उनके जो मोशन है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो अब हाई चांसेस है कि आप लोग जो है उनके जो क्वेश्चन और है ना, क्वेश्चन और वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए, जिसमें स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो आप पार्लियामेंट वाला ना पूरा चैप्टर एक तरीके से ना घोल के पी लो, ठीक है, घोल के पी लो उसको, क्योंकि पार्लियामेंट से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये जो था ना, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्लोजर वाला। अब जिसने हमारी पॉलिटी पढ़ी है अच्छे से, लक्ष्मीकांत से सीधा सा क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये वाला सीधा सा लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन वहीं से उठाई हुई है। जिसने लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया ना, मतलब समझ लो उसको घोल के, उसके पेजेस को घोल के पी लिया ना, तो समझ लो ये क्वेश्चन उसे आ जाएगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, अपने पार्लियामेंट वाला सेक्शन जो है ना पूरा पढ़ लेना है, पूरा घोल के उसको पी लेना है, मेरी तरफ से आप लोगों ने ये पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट, कौन से जो है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेजेंट। देखिए मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है ना वो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना, जिससे देखिए प्रेसिडेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन जो है इलेक्शन लड़ता है। नॉमिनेटेड मेंबर, देखिए नहीं करते यार, नॉमिनेटेड को कैंसिल मारो, नॉमिनेटेड नहीं मारते। इलेक्टेड मेंबर यूटी और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो है हिस्सा लेते हैं, प्रेसिडेंट के नहीं लेते, काट दो उनको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सी सेपरेशन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये किसने एडवोकेट किया, हॉब्स ने, मॉन्टेस्को ने, लॉक ने या मोसोलिनी ने। ये है हमारे मॉन्टेस्को, मॉन्टेस्को जी, मॉन्टेस्को ने ही किया है। चलिए शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन से होता है। शेड्यूल 4 सीट एलोकेशन राज्यसभा से। शेड्यूल 5 डिवीजन ऑफ पावर से। शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस से। देखिए यहाँ से तो पता चल गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। 2 पेयर सही हैं, 3 पेयर सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। अरे भाई 3 पेयर सही हैं। शेड्यूल 7 बताता है डिवीजन ऑफ पावर, क्या हो गया शेड्यूल 7। शेड्यूल 5 क्या बताता है, ट्राइबल एरियाज़ के लिए बताता है ना, ट्राइबल एरियाज़, और शेड्यूल जिसमें 10 ट्राइबल एरियाज़ आ जाते हैं हमारे। देन शेड्यूल 6 क्या है, वो भी 4 जो एरियाज़ हैं ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसके बारे में बताता है। शेड्यूल 7 बताता है डिवीजन ऑफ पावर, तो ये गलत है। शेड्यूल 3 ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट अप्रूव्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल पार्क दिया, वो कहाँ पे दिया, लम्हते मध्य प्रदेश, लतूर महाराष्ट्र, शिलोंग मेघालय, देहरादून उत्तराखंड। तो ये दिया है लम्हते मध्य प्रदेश में। अर्ली मेडिवल सेंट ऑफ बसावना, वैष्णव ट्रेडिशन थे, शैव ट्रेडिशन से, विरसा शिवा ट्रेडिशन या इनमें से कोई भी नहीं, तो वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। आज का हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए केस जो है, केस के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो चोला एम्पायर से पूछेंगे। उससे पहले 2018 में भी चोला एम्पायर से पूछा गया था। वेटी टैक्स के रिलेटेड, वेटी जो टैक्स है वो कहाँ से रिलेट करता है, अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। वेलागी, शालाभोगा, देवदत्ता, पंचपल्ली चंदरम,
अब ये टेक्स्ट के नाम है, ये टेक्स्ट किससे रिलेट करता है? पहला है विलांगिनी। विलांगिनी जो टेक्स्ट है सॉरी वो जो है लैंड टू द ब्राह्मण्स, एक अभी यहाँ दिख रहा है हमें, एक अभी हमें यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। चलिए अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिलांग गाई जो है वो लैंड ऑफ ब्राह्मण्स को दिया जाता है, हाँ जी। शालाब होगा ऐसे, शालाब होगा ऐसे स्कूल, डी ऑप्शन ठीक है। देवादत्ता, डी से देवादेटा, यानी कि वो टेम्पल्स के लिए बात करें, ठीक है ना, टेम्पल्स के लिए बात करें हैं। एंड पलीचा चंदम जो है लैंड गिफ्टेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे। कौन सी स्टेटमेंट जो है अबाउट लेक्स लोकी 1815 के अकॉर्डिंग करेक्ट है? ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हिंदू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या इंडियन स्कॉलर टू सर्व आउटसाइड इंडिया उसके लिए। सो लेक्स लोसी को डिफाइन करने से पहले मैं आपको इसको क्या करती हूँ, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। आप लोगों ने बस एक काम करना है, आपने इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग फिर लेक्स लोसी का क्या आंसर होगा। मैं आपको डिफाइन कर लेती हूँ लेक्स लोसी क्या होता है। लेक्स लोसी जो है वो 1815 में आया। इससे पहले काफ़ी सारी पॉलिसीज आई थी, जैसे अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, तो ये जो है हमारे रिलीजियस को, वहाँ इंडियन रिलीजन जो था उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। 1812 में आपने देखा होगा कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशन, 1813 में, हाँ 1813 के आसपास जो है इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, जिसमें जो काफ़ी सारे जो हिंदूज थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, और जो लोग जो थे वो क्रिश्चियन बन भी रहे थे। तो अब क्या कर रहे थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे थे। अब उनके वो पर्सनल रीज़न हो सकते हैं कि उनको प्रॉपर्टी से निकालना, तो अब क्या कर रहे थे, उन्हीं लोगों को जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है एक्सेप्ट कर लिया था रिलीजन को, तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके एंसेस्टर्स थे, वो उन्हें उस प्रॉपर्टी से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन तो बन गया, अब इससे हमारा कोई फ़ायदा है नहीं। तो इन्होंने ये एक्ट लाया, लेक्स लोसी एक्ट। इस एक्ट में इन्होंने बोला कि जो भी लोग हिंदू से अपना कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में गए हैं, उनसे कोई भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीनेगा। उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो भी उनके इनहेरिटेंस हैं, जो भी हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम उनको दे देंगे। तो लेक्स लूसी एक्ट 1850 जो है वो इससे रिलेट करती है। तो आप लोगों ने अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या वो ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है। अब आप लोगों ने बस इतना ही करना है कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने इनको एक्सप्लेनेशन से काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे हों मेरे लेक्चर सीरीज़, एंड अब से हम अकाउंटेंसी के भी एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। सो होपफुली आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स से ही देख के हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, इसी वजह से हम जो है अच्छे एमसीक्यूज़ अपने एंड से लाने की कोशिश करते हैं। होपफुली अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम आपके रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज़ ला रहे हैं ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कवर हो सके। तो ये 100 एमसीक्यू सीरीज़ का मैंने आपके लिए बोला था, तो हम आपके लिए 100 एमसीक्यू सीरीज़ ही लाएंगे। आज 30 किए, कल हम और 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे हमसे जितने क्वेश्चन हो सके हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।